जीव। तो कर्नाटक चुनाव का दोस्तों बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने पत्ते फेंटने में लगे हुए हैं और दोनों के हाथों में अपने अपने ट्रंप कार्ड हैं जिनका इस्तेमाल हम चुनाव में देखेंगे। और इधर कर्नाटक में चुनावी हलचल तेज है। नेताओं के राज्य यानी कर्नाटक के दौरे शुरू हो गए हैं और उधर पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में रामनवमी से शुरू हुई हिंसा के बाद हालात अब तक संभले नहीं हैं। यहां जरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कल जो उन्होंने बात कही थी वो याद कीजिए। कल खड़गे ने कहा था कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है, जरा गौर फरमाइए कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है तो वे दंगे भड़काते हैं और लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं। खड़गे साहब ने यह भी कहा था कि ये बीजेपी का कारनामा है, यानी कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो कुछ हुआ है वो बीजेपी का कारनामा है। वो इसलिए क्योंकि जब उसे पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है तो वो दंगे भड़काती है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और बिहार में जेडीयू, राजद और कांग्रेस और वाम दलों की सरकार है। दोनों ही जगहों में आने वाले समय में यानी कि पश्चिम बंगाल में और बिहार में कोई भी चुनाव नहीं है, यानी आम चुनाव को छोड़ दें जो कि 2024 में होना है, उसके अलावा कोई चुनाव नहीं है। यानी राज्य के जो चुनाव, विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं ना पश्चिम बंगाल में ना बिहार में। तो फिर बीजेपी के कहां कमजोर होने की बात हो रही है यह समझना होगा। क्यों आखिर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि बीजेपी जहां कमजोर होती है वहां दंगे भड़काती है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी कमजोर हो रही है और वहां उसी की सत्ता है इस वक्त। लेकिन कई सर्वे ऐसे आए हैं पिछले दिनों जो बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सत्ता पर वापसी बहुत मुश्किल है। तो क्या कर्नाटक में अपनी कमजोरी से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बिहार और पश्चिम बंगाल में कोई खेल कर रही है? क्या रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? अगर है तो सवाल यह है कि इस खेल में क्या कांग्रेस के विरोधी दल एक साथ हो गए हैं? क्योंकि बिहार में कांग्रेस सरकार के साथ गठबंधन में है और लेकिन असली कमान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है, जिनका एक बयान आया था कि वे विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के न्योते का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आप याद कीजिए भाकपा माले की जो एनुअल उनका फंक्शन था और राष्ट्रीय अधिवेशन था उनका, और उस अधिवेशन में माले ने, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने बुलाया था अपने तमाम घटक दलों को भी, जिसमें जेडीयू भी और कांग्रेस के और जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के नेता थे। लेकिन वहां पर उसी मंच पर इन्होंने कहा था, नीतीश कुमार ने, कि हम अभी तक कांग्रेस के न्योते का इंतजार कर रहे हैं, हम तो जाके दो बार मिलकर आ गए। अब लेकिन उनको कहना है, उनको तय करना है, यानी कांग्रेस को तय करना है कि आगे क्या करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश बाबू जो हैं वो किसके न्योते का इंतजार कर रहे हैं? असल में किस बात का इंतजार है? शायद इसका खुलासा बाद में हो जाए, लेकिन अभी यही नजर आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद राहुल गांधी पर मानहानि मामले को लेकर हुई तमाम कार्रवाई के बाद विपक्षी एकता की जो तैयारियां दिख रही थीं उसमें जेडीयू और टीएमसी जैसे दल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और इनके साथ एक और दल जोड़ दूं, वो है आम आदमी पार्टी। कैसे, इस बारे में आगे चल के हम चर्चा करेंगे। बिहार का इतिहास ऐसा रहा है दोस्तों कि यहां आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोकने की हिम्मत लालू प्रसाद यादव ने दिखाई थी ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। उस बिहार में पिछले एक हफ्ते से माहौल बिगड़ा हुआ है, तो सवाल उठने जायज हैं कि ऐसा कौन होने दे रहा है और इसमें किसका फायदा हो रहा है। यही सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर भी है, जहां ममता बनर्जी सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी को तो दोषी ठहरा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रही हैं कि वाम और राम, ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है। यहां केवल तुकबंदी नहीं बल्कि राजनीति को समझने की जरूरत है। वाम यानी लेफ्ट दल, वाम दल, और राम यानी बीजेपी। मतलब ममता बनर्जी लेफ्ट और बीजेपी को एक पलड़े में तो रख रही है, एक पलड़े पर तो रख रही हैं, जबकि वो जानती हैं कि इस बार वाम के साथ कांग्रेस भी है। तो क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों किसी न किसी तरह कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब 1 महीने में ही मिल जाएगा आपको। 1 महीना से भी कम वक्त उसमें मिल जाएगा आपको।
13 मई को आपको उसका जवाब मिल जाएगा, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, जब कर्नाटक के नतीजे आ जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी की कमजोरी जाहिर हो चुकी है और कांग्रेस की जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं कर्नाटक में। फिर भी राहुल गांधी यहां अपना ट्रंप कार्ड चलते हुए जल्द ही नजर आएंगे। जो राहुल गांधी जो हैं वो ट्रंप कार्ड उनका क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसका खुलासा कर देता हूं। राहुल गांधी का ट्रंप कार्ड यानी डरो मत का संदेश, सच के लिए डटे रहने का संदेश। 9 तारीख को राहुल गांधी कर्नाटक में सत्यमेव जयते मिशन पर निकलेंगे और उसी कोलार से इसकी शुरुआत करेंगे जहां मोदी सरनेम वाली टिप्पणी उन्होंने की थी। राहुल गांधी की इस रैली से कांग्रेस को और बल मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के साथ कर्नाटक के चुनाव में अपनी गोटी फिट कर ली है। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की बैठक हुई दिल्ली में और जिसमें तमाम नेता शामिल हुए, सीईसी के जो मेंबरान हैं। और राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार से पूछा है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, यानी अडानी का मुद्दा कर्नाटक में भी मोदी और बीजेपी का पीछा करने वाला है। राहुल गांधी के उस बयान को सुन लेते हैं, आज का बयान 20,000 करोड़ सुनिए जरा। It's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? देखिए, अब यहां 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये बात कहां से आ गई, ये पूछा जा सकता है, ये आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन क्या ये 20,000 करोड़ रुपए की जब बात इन्होंने कही थी, तभी मोदी जी की डिग्री की बात कहां से आ गई थी, यह भी सोचने वाली बात है। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी, और उधर केजरीवाल जी एट द सेम टाइम पूछते हैं कि मोदी जी आपकी डिग्री क्या है, देश के भ्रष्टतम प्रधानमंत्रियों में से एक हैं आप, आपकी डिग्री क्या है, कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए क्या? ये पूरे मुद्दे से भटकाने का काम इधर केजरीवाल जी कर रहे थे। तो एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ केजरीवाल, ये सब मिलकर क्या कांग्रेस को डिरेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन पैरेलली राहुल गांधी झटके पे झटका देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी को जब राहुल गांधी झटका देते हैं तो वो इनडायरेक्ट रूप से उनके विरोधी दलों को, विपक्षियों को भी झटका लगता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस गंभीर चर्चा में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक, और इस कार्यक्रम को जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हालांकि ये बोलता नहीं हूं, मैं जानता हूं कि आप लोग लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, ज्वाइन बटन को भी दबा के बैठते हैं आप लोग, और हमारा पूरा साथ देते हैं पूरे कार्यक्रम में, और कमेंट भी लिखते हैं। आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों, जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चलिए सीधा चलते हैं हमारे पैनलिस्ट दोस्तों के बीच में और वरिष्ठ साथियों के बीच में, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ में। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, शायद दिख नहीं रहे हैं, वीडियो डाउन है, अभी दिखेंगे। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ धनंजय कुमार जी सीधे जुड़े हुए हैं, उधर मुंबई से रहने वाले, हमारे मेरी तरह बिहार के हैं, और इनके शहर में, यानी कि धनंजय जी के शहर में भी ये जो रामनवमी के दिन जो घटना घटी है, सासाराम में दूसरा शहर बहुत उसकी चर्चा हो रही है, वो भी जो है काफ़ी चर्चा में है। तो धनंजय जी भी बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ बिहार में क्या कुछ चल रहा है या बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, इसकी चर्चा करने हम नहीं बैठे हैं। चर्चा करने हम ये बैठे हैं दोस्तों कि आखिर कारण क्या है। क्या बिहार का कनेक्शन भी कर्नाटक से है? क्या दिल्ली के इन सीएम साहब का कनेक्शन भी कर्नाटक से है? क्योंकि ये तो चुनाव लड़ने, इन्होंने घोषणा कर दी है कि तमाम 224 सीटों पर ये चुनाव लड़ने जाएंगे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उधर ममता बनर्जी का भी जो वहां चल रहा है हुगली में और आसपास, वो कनेक्शन भी कर्नाटक से है। ये समझने की कोशिश करते हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी का झटका इतना मजबूत क्यों होता है कि ये तमाम नेता इनके खिलाफ हो जाते हैं। आज ही एक किताब आने वाली है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की किताब, जिसका नाम ही है आज़ाद। उन्होंने भी खुल के कांग्रेस के साथ बिताए
अपने अपने 55 वर्षों के जो उनके जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो 55 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव को भी उन्होंने बहुत अपने अंदाज में शेयर किया है, साझा किया है। और उस किताब में भी वो जो कह रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ है कि यहाँ कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश है चुनाव से पहले। आप समझ सकते हैं, किसी न किसी कांग्रेस विरोधी या कांग्रेस से निकले हुए नेता की किताब उसी वक्त क्यों आती है जब देश में चुनाव, किसी राज्य में चुनाव होता है या देश में चुनाव होता है। ये भी सोचिए। आप सब समझदार हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस देश में, और वही हम यहाँ समझने जानने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए आप तमाम